एक छोटे से गांव में शादी का हर तरफ खुशी का माहौल था। घर के आंगन में शहनाइयां बज रही थीं, मेहमान खाना खा रहे थे और दुल्हन बनी लड़की अपनी जिंदगी के नए सफर के लिए तैयार हो रही थी। लेकिन अचानक उस लड़की के पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उसे एक ऐसी खबर मिल चुकी थी जिसने उसकी दुनिया को हिलाकर रख दिया। फिर तुरंत अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में ही लेकर के डीएसपी पूनम पांडे के ऑफिस में पहुंच जाता है। डीएसपी पूनम पांडे के सामने वह रोने लगता है और कहता है, हे मैडम, आप मेरी बेटी की इज्जत बचा लीजिए। तब डीएसपी पूनम पांडे पूछती हैं, आखिर बात क्या है? तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों हो? इस दुल्हन को इस ऑफिस में लेकर क्यों आए हो और तुम्हारी बेटी की इज्जत को भला क्या हुआ है? फिर वह व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है और कहता है, मैडम जी, मेरी बेटी की आज शादी थी और आज मेरी बेटी की इज्जत लुटने वाली है। इसीलिए आज मैं अपनी बेटी को शादी मंडप से लेकर के आपके पास में आया हूं। अब आप पर ही विश्वास है, हमारी मदद आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। तब उस व्यक्ति के कहने पर डीएसपी, जो महिला थी, पूछती हैं, आखिर हुआ क्या है? पूरी बात हमें बताओ, तभी तो हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। तब वह व्यक्ति डीएसपी पूनम पांडे को सारी बात बताता है। पूरी बात सुनने के बाद डीएसपी पूनम पांडे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह एकदम से दंग रह जाती हैं। वह सोचती हैं, अभी भी इस देश में इस प्रकार के दरिंदे हैं। फिर डीएसपी पूनम पांडे वहां पर एक्शन लेने जाती हैं तो उनके साथ एक ऐसा काम किया जाता है जिसे देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, इस कहानी को पूरा बताने से पहले आपसे वही हमेशा अपील रहती है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब कहानी को विस्तार से समझते हैं। एक गांव में एक बड़ा ही दबंग आदमी रहता था। उसकी दबंगई का मकसद यह था कि पूरे गांव में उसी की चलती थी। गांव के लोग डर के मारे उसी की बात मानते थे। जो गरीब और कमजोर लोग थे उन पर उसका पूरा दबदबा रहता था। जब भी गरीब लोगों को पैसे की जरूरत होती वह उन्हें पैसे तो दे देता था, लेकिन बदले में उनसे अपने खेतों और घरों पर मजदूरी करवाता था। उसकी वजह से गांव के गरीब लोग उसके मजदूर जैसे बन गए थे। दबंग आदमी अपनी मनमानी करता था और गांव वालों को उसकी हर बात माननी पड़ती थी। गांव वाले उसका कुछ नहीं कर पा रहे थे। उस गांव में उसको जो भी लड़की अच्छी लगती थी उसके साथ गलत हरकतें करता था। उस गांव में कोई भी सुंदर लड़की दिख जाती थी तो वह उसी समय उसको अपने घर पर बुला लेता था। जब लड़की उसके साथ नहीं जाना चाहती थी तो जबरन उसको ले जाता था। उस लड़की के साथ गलत हरकतें किया करता था। उसके गांव वाले कुछ नहीं कर पा रहे थे। इतना ज्यादा गुंडागर्दी थी कि उसके गांव में केवल उसकी ही चलती थी। उसके गांव के लोग डर की वजह से उसकी ही बात माना करते थे। वहीं जो गरीब वर्ग के लोग थे उन लोगों पर वह पूरी तरीके से अधिकार कर चुका था। वह उस गांव का मालिक बनकर रहता था। उस गांव में उसके बिना परमिशन के कोई काम नहीं होता था। सभी गांव वालों को नौकर के समान बनाकर रखा था। यूं मानिए, वह अपने इशारे पर पूरे गांव के लोगों को नचाता था। इसके अलावा अगर कोई भी गांव का व्यक्ति उसकी बात नहीं मानता था तो वह उस व्यक्ति को बहुत बड़ी सजा देता था और उसके पूरे परिवार को बहुत ज्यादा परेशान करता था। इसलिए सब लोग उससे डरते थे क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी पावर थी। उसके पास बहुत सारे आदमी थे। यदि कोई गरीब व्यक्ति उसके खिलाफ जाने की कोशिश भी करता तो उसे वह पकड़कर गांव के चौराहे पर सभी लोगों के सामने सजा देता था। इसलिए डर की वजह से कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाता था। उसने अपना खुद का नियम बना रखा था जो हर शादीशुदा लड़की के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं था। जब भी किसी लड़की की शादी होती तो विदाई होने से पहले वह दुल्हन को अपने घर पर बुलाता था और फिर सबसे पहले उसके साथ सुहागरात मनाता था। वह अपने गांव में यह परंपरा चला रखी थी। जब तक वह दुल्हन बनी हुई लड़की के साथ एक रात बिता नहीं लेता था तब तक वह लड़की की विदाई नहीं होने देता था। वह जबरन लड़की के साथ रात बिताता और उसके बाद ही उस जोड़े की विदाई होने देता। उसकी मर्जी के बिना कोई भी लड़की अपने ससुराल नहीं जा सकती थी। इस अमानवीय नियम ने पूरे क्षेत्र को डर और लाचारी की जंजीरों में जकड़ दिया था। उसके आदमियों का नेटवर्क इतना मजबूत था कि हर गांव और नगर में यह निगरानी रखते थे कि कौन कौन से गांव में हम लोगों को बिना बताए शादी हो रही है।
वे यह भी सुनिश्चित करते थे कि कहीं कोई उनके खिलाफ कदम तो नहीं उठा रहा है। उसके आदमी हर गांव नगर में घूम घूम कर यह पता लगाते कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है उसकी आदेश का पालन न कर रहा हो। जो भी उसकी मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश करता उसे बड़ी बेरहमी से सजा दी जाती थी। लोग इतने डर गए थे कि उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं कर पाते थे। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। हर गांव हर नगर में जब भी किसी लड़की की शादी होती वह दबंग शर्तें थोप देता। 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 440 से भी ज्यादा लड़कियों के साथ उसने गलत तरीके से संबंध बना चुका था। शादी के दिन हर परिवार के मन में खुशी की जगह डर और अपमान भर जाता था। किसी भी लड़की की विदाई दबंग रघुनाथ की मर्जी के बिना नहीं होती थी। लोग उसकी इस बेरहम हरकत से तंग आ चुके थे, लेकिन उसका प्रभाव और डर इतना ज्यादा था कि कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जो भी उसकी बात नहीं मानता उसका अंजाम बहुत बुरा होता था। उसका आतंक अब केवल एक गांव तक सीमित नहीं था। पूरे क्षेत्र में उसकी दबंगई का ऐसा आलम था कि लोग अपनी बेटियों की शादी से पहले ही डरने लगते थे। वे सोचते थे कि अगर उसको पता चल गया तो क्या होगा। उसकी मनमानी और उसके आदमियों की निगरानी ने लोगों की जिंदगी को नरक बना दिया था। इस तरह उसका आतंक और अमानवीयता बढ़ती ही जा रही थी। लोग बेबस और मजबूर होकर उसकी हर शर्त मानते जा रहे थे। उसी गांव में एक इज्जतदार और सुलझे हुए व्यक्ति का नाम था राम स्वरूप। वह अपनी ईमानदारी और खानदानी प्रतिष्ठा के लिए जाने जाते थे। राम स्वरूप के जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसकी बेटी राधा थी, जो अब धीरे धीरे जवान हो रही थी। राधा सुंदर, संस्कारी और अपने पिता की परछाई थी, लेकिन राम स्वरूप के लिए यह खुशी एक बड़ी चिंता बन चुकी थी। उस गांव में वह दबंग व्यक्ति था जो अपनी ताकत और क्रूरता के लिए मशहूर था। उसके पास इतना पैसा और शक्ति थी कि गांव का हर व्यक्ति उससे डरता था। वह गरीबों को सताने और गांव की महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करने में पीछे नहीं हटता था। उस दबंग का आतंक ऐसा था कि पुलिस भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करती थी। राम स्वरूप हर रोज अपनी बेटी राधा को देखकर डर से सहम जाते थे। उसकी एक ही चिंता थी कि अगर उस दबंग की नजर मेरी बेटी पर पड़ गई तो वह उसकी इज्जत बर्बाद कर देगा। यह डर उसकी नींद उड़ा चुका था। एक दिन शाम को जब राम स्वरूप चुपचाप घर के बाहर बैठे थे, उनकी पत्नी जानकी ने उन्हें परेशान देखा। वह उनके पास आईं और पूछा, क्या बात है जी, आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? राधा अब जवान हो गई है, हमें उसकी शादी के लिए अच्छा घर देखना चाहिए। उसकी उम्र निकल रही है और हम पर उसकी जिम्मेदारी है। रामस्वरूप यह सुनते ही फूट फूट कर रोने लगे। वह अपनी पत्नी से बोले, तुम्हारी बात सही है, बेटी हमारी जवान हो चुकी है, उसका विवाह करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरी चिंता सिर्फ यह नहीं है कि उसकी शादी कैसे होगी। मेरी असली चिंता यह है कि शादी के बाद अगर वह दबंग ने उसकी इज्जत पर हाथ डाल दिया तो हम क्या करेंगे? राम स्वरूप की यह बात सुनकर उनकी पत्नी का दिल भी बैठ गया। उसने उदासी भरे स्वर में कहा, हम गरीब और कमजोर लोग उसकी ताकत के आगे कुछ नहीं कर सकते। अगर उसकी बात नहीं मानी तो उसने लोगों को कैसी कैसी सजा दी है, यह सब हमने देखा है। हम तो जैसे उसके गुलाम बन गए हैं। राम स्वरूप और उनकी पत्नी दोनों इस चिंता में डूबे रहते थे। वे सोचते थे कि पुलिस जो है उसी के यहां पर आती है। जैसा वह कहता है पुलिस वैसा ही करती है। ऐसे हालातों में यदि हम पुलिस के पास जाएं तो पुलिस भी हमारी क्या मदद करेगी, क्योंकि पुलिस खुद उससे डरती है। यह सोचकर वे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार अब जो आगे होगा वह सब देखा जाएगा। धीरे धीरे वे अपनी बेटी के विवाह की व्यवस्था करने लगते हैं। शादी की जब पूरी तरीके से व्यवस्था होती है और तारीख तय हो जाती है तो कुछ दिन बाद बारात आने वाली थी। राधा के पिताजी बारात वालों की खाने पीने की तैयारियां कर रहे थे। चारों तरफ खाने पीने की तैयारियां चल रही थीं। जब शाम के समय बारात आती है तो बड़े अच्छे ढंग से बारात की खातिरदारी होती है। सुबह के समय जब विदाई का समय आता है तब तक सूचना उसी दबंग के पास पहुंच जाती है। वह भी सूचना वापस भेजता है कि भाई, तुम अपनी बेटी का विवाह कर रहे हो,
लेकिन विदाई करने से पहले अपनी बेटी को हमारे यहां लेकर आओ। पहले एक रात हम इसके साथ में सोएंगे। इस सूचना को सुनते ही लड़की के पिता का कलेजा दहल जाता है। वह मन में सोचने लगता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूं, खुदकुशी कर लूं या फिर आत्महत्या कर लूं, या फिर मैं अपनी बेटी के लिए हमेशा हमेशा के लिए कुछ कर दूं। लेकिन मैं अपनी आंखों से अपनी इस बेटी को इस दरिंदे के हवाले नहीं कर सकता। यदि यही सब ऐसा चलता रहा तो एक दिन मैं कुछ न कुछ गलत कदम उठा लूंगा। तब सभी लोग उसे समझाते हैं कि देखो भाई, आखिर हम मजबूर हैं, हम लोग कर भी क्या सकते हैं, अब तुम कोई भी गलत कार्य मत करो। तब उसके दिमाग में एक बात आती है और वह तुरंत अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में लेकर अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर पहुंच जाता है। वह शहर में थाने नहीं जाता, बल्कि सीधे महिला डीएसपी के ऑफिस पहुंचता है। महिला डीएसपी, जिसका नाम पूनम पांडे था, अपने कार्य के लिए बहुत ज्यादा सख्त और निष्ठावान मानी जाती थी। वह अपने काम को बड़े ईमानदारी और समाज के प्रति समर्पण भाव से करती थी। इस वजह से वह लोगों की नजर में बहुत ही सम्मानित और भरोसेमंद बन चुकी थी। जब पुलिस किसी मामले में कार्रवाई नहीं करती थी तो लोग महिला डीएसपी के पास शिकायत लेकर आते थे। उस दिन महिला डीएसपी अपने ऑफिस में बैठी रिपोर्ट्स देख रही थीं। तभी राम स्वरूप वहां पहुंचता है। उसके चेहरे पर डर और आंसुओं का सैलाब था। वह डीएसपी के सामने घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मैडम जी, मेरी बेटी की इज्जत बचा लीजिए, आज मेरी बेटी की जिंदगी खतरे में है। महिला डीएसपी, जो अपने सख्त रवैये के लिए जानी जाती थीं, यह दृश्य देखकर चौंक गईं। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, भाई, ऐसी कौन सी बात हो गई है जो तुम इस तरह मेरे ऑफिस में आकर घुटनों के बल बैठ गए हो? क्या घटना हुई है? कौन तुम्हें और तुम्हारी बेटी को परेशान कर रहा है? बिना डरे सब सच सच बताओ। तब वह व्यक्ति रोते रोते कहने लगा, मैडम जी, मैं एक गरीब आदमी हूं। मैं ईमानदारी से अपनी जिंदगी जीता हूं। मेरी एक ही बेटी है, राधा। उसकी शादी बड़े अच्छे तरीके से हुई है। बारात आई और मैंने बारात की भी बड़ी खातिरदारी की है। फेरे भी हो चुके हैं और विवाह पूर्ण हो चुका है। लेकिन अब मेरी चिंता यह है कि विदाई से पहले मेरी बेटी की इज्जत खतरे में है। इसलिए मैं आपके पास आया हूं। कृपया मैडम जी, इस कठिन घड़ी में हमारी मदद कीजिए। तब महिला डीएसपी कहती हैं, तुम बात को घुमा रहे हो, आखिर सच सच क्या है, हमें साफ साफ बताओ। तब वह व्यक्ति डीएसपी के सामने बैठकर बताने लगता है, मैडम जी, हमारे गांव का जो दबंग व्यक्ति है, वह हर शादी के बाद विदाई से पहले बेटियों को अपने पास बुलाकर उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। उस पिता के मुख से यह सुनकर महिला डीएसपी का पारा चढ़ जाता है। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह कहती हैं, तुम्हारे गांव में वह इतना जुल्म करता है और फिर भी कोई उसका विरोध क्यों नहीं करता? तब वह पिता कहते हैं, मैडम जी, विरोध करने वाले लोग भी थे, लेकिन उन पर उसने ऐसी सजा दी कि चौराहे पर उल्टा लटकाकर मार मार कर उनकी हालत खराब कर दी। डॉक्टरों ने भी उनका इलाज करने से मना कर दिया। पुलिस भी उसकी मदद करती है। थाने में रिपोर्ट करने पर पुलिस वाले उसी के साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं और उसकी बातें सुनकर लौट जाते हैं। इसलिए कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं करता। हम सब चुपचाप उसकी बातें मानने पर मजबूर हैं। महिला डीएसपी यह सब सुनकर राम स्वरूप को आश्वासन देती हैं, भाई, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। अपनी बेटी को यहीं पर बैठा दो और उसका दुल्हन का जोड़ा मुझे दे दो। मैं दुल्हन बनकर उस दरिंदे के पास जाऊंगी। इसके बाद वह डीएसपी थाने में फोन लगाती हैं। थाने के लोग कहते हैं, मैडम जी, वह बहुत पावरफुल व्यक्ति है और उसके ऊपर पॉलिटिकल हाथ भी है, इसलिए पुलिस उसका कुछ भी नहीं कर पाती। उसी समय पर महिला डीएसपी तुरंत डीएम साहब को फोन करती हैं और इधर एसपी साहब को भी सूचित करती हैं कि ऐसी ऐसी वारदातें इस दबंग व्यक्ति के द्वारा की गई हैं। डीएम साहब और एसपी साहब तुरंत ही अपनी टीम के साथ गांव पहुंच जाते हैं। इसके बाद महिला डीएसपी अपनी फोर्स को बुलाने का आदेश देती है। इधर एएसपी साहब भी अपनी पुलिस फोर्स को अलर्ट कर देते हैं। पुलिस उस दबंग व्यक्ति के सभी सहयोगियों को गिरफ्तार कर लेती है। महिला डीएसपी उस दबंग व्यक्ति को भी गिरफ्तार करवाती है। इसके बाद पुलिस की पूरी फोर्स गांव को चारों तरफ से घेर लेती है। अब पूरे नगर में पुलिस के हूटर गूंज रहे थे।
दबंग व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद डीएम साहब और एसपी साहब कोर्ट से आदेश लेते हैं। आदेश मिलने पर उसके मकान को जेसीबी की मदद से तुरंत गिरा दिया जाता है। इस प्रकार से उस दबंग व्यक्ति के घर और उसकी पूरी संपत्ति को तहस नहस कर दिया जाता है। इस कार्रवाई के बाद उस दबंग व्यक्ति का गांव से नाम और निशान मिटा दिया जाता है। इस कहानी का अंत यहीं होता है। हमारा उद्देश्य इस कहानी को सुनाने के पीछे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि इन कहानियों के माध्यम से हम आपको जागरूक करना चाहते हैं और यह दिखाना चाहते हैं कि पुराने समय में समाज में किस प्रकार के हालात होते थे। इन कहानियों में अक्सर यह देखा गया है कि दबंग और प्रभावशाली लोग अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि समाज में समानता और न्याय के लिए किसी भी प्रकार की गलत शक्ति का विरोध करना बहुत जरूरी है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।